गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात करी थी इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में पायरोल बनाने की विधियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया है एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में हम विभिन्न परिस्थितियों में हाइड्रोजनीकृत होकर पिरोलीन तथा पिरोलिडीन बनाता है। विभिन्न परिस्थितियों में पिरोल हाइड्रोजनीकृत होकर, इसमें एडिशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजनीकृत होकर ये पिरोलीन तथा पिरोलिडीन विभिन्न परिस्थितियों में बनाता है। जैसे हमने लिया है पिरोल, ये क्या है? पिरोल की अभिक्रिया कराई हमने निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया? पिरोलिडीन। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गए, 4 हाइड्रोजनों के जुड़ने से क्या बन गया? ये पिरोलिडीन। सैचुरेटेड से अनसैचुरेशन आ गया। अब अगर पिरोल की अभिक्रिया जिंक तथा एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो उससे मिलता है पिरोलीन। देन पिरोलीन की अभिक्रिया HI तथा फॉस्फोरस अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है? पिरोलिडीन। ये है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है पिरोल का एम्फोटेरिक नेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति। पिरोल की उभयधर्मी प्रकृति। तो एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बात करें तो देखो, पिरोल में कौन सा समूह है? NH। तो NH समूह होने के कारण ये सेकेंडरी एमीन्स की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसमें क्या है? NH समूह। तो NH समूह के कारण ये द्वितीयक एमीनों के समूह, द्वितीयक एमीन जो समूह होते हैं उनकी तरह इसका व्यवहार होना चाहिए। तो ये इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? क्षारीय। देखो, NH समूह के कारण इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? क्षारीय। लेकिन जो पिरोल होता है वो एक बहुत वीक बेस होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। क्यों होता है दुर्बल क्षार? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, हम क्या बात कर रहे हैं? क्षार। देखो क्षार क्या होते हैं? सबसे पहले बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करें, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस। अब इसमें अगर ये नाइट्रोजन के जो उपस्थित है लोन पेयर, अगर ये इसको डोनेट कर दे तो हो जाएगा ये क्षार। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पिरोल एक वीक बेस है। तो वीक बेस है तो इसका मतलब ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है। बिल्कुल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिसलिए हमने पढ़ा भी था कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 एटम्स में वितरित होते हैं, इसलिए इस पे 1.2 रेशो आता है, इसलिए इन्हें अति एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेने के कारण आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये कैसे होता है? एक वीक बेस होता है। अगर ये वीक बेस है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसका एरोमेटिक सेक्सेट में ये भाग ले रहा है। साथ ही नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के एरोमेटिक सेक्सेट में मिलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से अलग हो जाता है। देखो, ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है। अगर ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है तो ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो ये कार्बन और नाइट्रोजन में हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये कभी भी नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहूं। तो ये तुरंत ही हाइड्रोजन को H को प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकालने के कारण ये एक अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? ये एक दुर्बल अम्ल, वीक एसिड की तरह भी ये व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है तो ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये H को प्रोटॉन के रूप में डोनेट कर देता है, ये H को प्रोटॉन के रूप में डोनेट कर देता है, जिसके कारण ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एक वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है और खुद एक अनुनादी संरचना के द्वारा स्थायी हो जाता है। जैसे हम बात करें इसकी अनुनादी संरचना के बारे में, इतना उतार लो। हम बात कर रहे हैं इसकी अनुनादी संरचना के बारे में। हमें बनानी है पिरोल की अनुनादी संरचनाएं प्रोटॉन देने के बाद। अब ये किसकी तरह, इसकी हम क्या बनाएंगे, अनुनादी संरचनाएं। अब इसकी तुम्हें बनानी है अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं हम जानते हैं 2 स्टेप चलेंगी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस वाले बॉन्ड पर। अनुनादी संरचनाएं सबसे पहले तुम खुद बना के देखना। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र और यहाँ से इस बॉन्ड पे ट्रांसफ़र। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम वही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ। सेम संरचना बनेगी, इसलिए हम अनुनादी, इसको लिख लो कैसे भी। अब देखो फर्स्ट कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी है, 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5। फर्स्ट और 6 आर सेम। फर्स्ट इज इक्वल टू 6। तो 5 अनुनादी संरचनाएं बनी। तो इसमें हमने देख लिया कि इसका जो NH है, NH बंध था, वो प्रोटॉन देने के कारण अम्लीय प्रकृति का होता है। इसीलिए ही पिरोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। हम क्या बोल रहे हैं, अम्लीय प्रकृति। पिरोल के अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये आसानी से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके पिरोल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। हमने क्या लिखा है, पिरोल के अम्लीय गुण के कारण पिरोल आसानी से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, जो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह माइनस चार्ज होता है, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। और प्लस चार्ज, प्लस किस पे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पर। MgBr प्लस CH4 क्या बनती है, मेथेन गैस। तो पिरोल के ये अम्लीय गुण इसकी फिनॉल के साथ समानता दर्शाते हैं।
क्या है तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि पिरॉल की फिनॉल के साथ, क्वेश्चन है पिरॉल की फिनॉल के साथ, पिरॉल की फिनॉल के साथ समानता को समझाइए। तो हम इसमें लिख सकते हैं फिनॉल अम्लीय गुण का होता है, जो कि देखो फिनॉल में भी क्या होता है, फिनॉल, अगर फिनॉल की बात करें OH, ये भी अपना H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है, तो ये क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है ये, फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस होने के कारण स्थायी होता है फिनॉक्साइड आयन। तो ऐसे ही सेम पिरॉल में हम पढ़ रहे हैं, तो पिरॉल अम्लीय गुण के कारण फिनॉल से समानता रखता है। वापिस से सुन लो, पिरॉल के अम्लीय गुण के कारण ये फिनॉल के साथ समानता रखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी पढ़ी थी इसकी उभयधर्मी प्रकृति। नेक्स्ट तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, तो एरोमेटिक प्रकृति होने के कारण ये यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। देखो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन देते हैं, तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ये बेंजीन से भी अधिक क्रियाशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ये बेंजीन से भी अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रियाशीलता एनिलीन तथा फिनॉल जैसे सक्रिय बेंजीन व्युत्पन्नों के समान होती है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट तुम लिख सकते हो कि इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बेंजीन से अधिक होती है तथा इनकी क्रियाशीलता एनिलीन तथा फिनॉल जैसे सक्रिय बेंजीन व्युत्पन्नों के समान होती है। तो अगर ये एनिलीन तथा फिनॉल जैसे सक्रिय बेंजीन व्युत्पन्नों के समान इसकी क्रियाशीलता है, तो ये हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण आदि सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं के अतिरिक्त, देखो जो बेंजीन है वो क्या देता है, हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं, नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं, सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं, सामान्य अभिक्रियाएं, ये तो ये देगा ही। इसके अलावा ये रायमट टीमान अभिक्रिया, नाइट्रोसीकरण जैसी अभिक्रियाएं भी देता है। इन अभिक्रियाओं में यह फिनॉल के साथ समानता दर्शाता है। तो सबसे पहले हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। सबसे पहली है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण, सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन।
यहाँ से सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। तो इसका नाम है 2,3,4,5 टेट्रा क्लोरोपिरॉल। इसका नाम लिख देना, इसका नाम है 2,3,4,5 टेट्रा क्लोरोपिरॉल। टेट्रा क्लोरोपिरॉल। दूसरी अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। दूसरी अभिक्रिया है इसकी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन में ये मेथनॉल के साथ अभिक्रिया करके टेट्रा ब्रोमोपिरॉल बनाते हैं। सेम 2,3,4,5 टेट्रा ब्रोमोपिरॉल। टू थ्री फोर फाइव टेट्रा ब्रोमोपिरॉल। नेक्स्ट अभिक्रिया है आयोडीनीकरण। टू थ्री फोर फाइव टेट्रा आयोडोपिरॉल। इसमें बनता है 2,3,4,5 टेट्रा आयोडोपिरॉल। ये तो हमने पढ़ा है हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। हैलोजिनेशन के बाद हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। ये तो हम सामान्य अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजिनीकरण। एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या जुड़ेगा इससे, नाइट्रो। टू नाइट्रोपिरॉल, इसका नाम हो जाएगा 2-नाइट्रोपिरॉल। 2-नाइट्रोपिरॉल। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। इनको लिख लो। पिरीडीन की उपस्थिति में ये बनता है पिरॉल सल्फोनिक अम्ल। पिरॉल 2 सल्फोनिक अम्ल या पिरॉल सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है पिरोल की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहले पढ़ी थी योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें पिरोलिन तथा पिरोलिडीन बनते हैं। सेकंड पढ़ी थी इसकी एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर में हमने देखा था कि पिरोल वीक एसिड तथा वीक बेस की तरह कार्य करता है। तीसरी पढ़नी है हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसकी बेंजीन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये फिनॉल तथा एनिलीन से समानता दर्शाते हैं। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के साथ साथ रायमटीमान अभिक्रिया आदि अभिक्रिया एक्स्ट्रा अभिक्रियाएं देंगे। अभी हमने सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हमने देखा क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण एंड आयोडीनीकरण। दूसरी है नाइट्रीकरण। तीसरी पढ़ी हमने सल्फोनीकरण। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नेक्स्ट लेक्चर में।